हाय एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल कैनेडियन डिज़ायर। होप आप सब अच्छे होंगे और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, हमारी वीडियोस को लाइक करने के लिए। और अभी रिसेंटली ही काफ़ी सारे सब्सक्राइबर से मिलना भी हो रहा है। कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं तो सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब वो कहते हैं कि हम आपका चैनल देखते हैं और आपकी वीडियोज़ को लाइक करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस चैनल को बनाने का मोटिव है वो हमारा फुलफिल हो जाता है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है जो न्यू स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम आ रहा है 2024 में। हम उसके बारे में बात करेंगे, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक आई है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस प्रोग्राम का नाम है न्यू स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम, जो 2024 में लॉन्च होना है। और जो अभी इसका टेंटेटिव टाइम रखा गया है वो स्प्रिंग 2024 रखा गया है। दैट मीन्स इट विल बी अराउंड मई के टाइम पे इसको लॉन्च करने की बात चल रही है। और बात करूँ तो कि IRCC ने इसको प्लान क्यों किया है, ये एक नया फ्रेमवर्क है। इसको प्लान करने के पीछे जो मेन रीज़न है कि जो वीज़ा का जो प्रोसेस है उसको वो मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो प्रोग्राम है, इसको बोला गया इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम, इसको वो मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, इसीलिए वो लॉन्च कर रहे हैं। कमिंग टूवर्ड्स व्हाट इज़ चेंजिंग, तो क्या बदलने वाला है। सबसे पहले तो जो IRCC ने इसको नाम दिया है वो दिया है ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क। ट्रस्टेड एक वर्ड ट्रस्ट से ही रिलेटेड इन्होंने किया है। और ये अपने आप में कॉलेजेस को सिलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे जो कनाडा में है, जो एडमिशन देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। उसके लिए अभी जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने लॉन्च करी है वो बहुत लिमिटेड करी है, बट जितनी भी करी है मैंने कोशिश करी कि मैं रिसर्च करके आपके साथ वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। और जो इसका कोर कंसेप्ट, मतलब लाइक कि जो मेन रीज़न है इसको इसको करने का, वो ये है कि पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन जो है उनको असेस किया जाए, ताकि एक क्राइटेरिया बना दिया जाए जो रिलायबल पार्टनर्स हैं या सस्टेनेबल इनटेक हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, उसको लेके इंफॉर्मेशन क्लियर की जाए। So basically, it's related to sustainable intake, identifying genuine students, monitoring and reporting on the complaints, providing a safe and enriching experience for the international students. So ये exact कोडिंग मैंने उठाई है जो IRCC ने शेयर करी है। बेसिकली कहना क्या चाहता है, IRCC कहना चाहता है कि वो इंस्टीट्यूशंस की रिलायबिलिटी को जांच के, परख के, उसके बाद आप सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं कि एक लाइसेंस सॉर्ट ऑफ थिंग करना चाहता है। वो इंस्टीट्यूशंस को खुद सिलेक्ट करेगा और जो ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस होंगे वो ही सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीज़ाज या उनको ग्रांट दे पाएंगे, लाइक एडमिशन्स दे पाएंगे। पहले जो कंसेप्ट था वो DLI इंस्टीट्यूशन का था, जिसको हम डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस भी बोलते थे, जो एडमिशन्स देते थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। बट नाउ वो उस चीज़ को चेंज करके इसको ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस के नाम से आगे लेके जाना चाहते हैं। और उसका बेसिक रीज़न जो है कि वो एक एक्सपीरियंस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, उसको पहले से ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं। क्योंकि रिसेंटली अभी लास्ट ईयर हमने कुछ केसेस भी सुने थे फ्रॉड के। उसके अलावा जो यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो सारी सिचुएशंस को वो माइंड में रख के IRCC इस प्रोग्राम को लेकर आना चाहता है। ऑल्दो चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अभी तक जितना IRCC ने बोला है कि चेंजेस इसलिए लाना चाहता है कि वो चाहता है कि एक स्पेशल अप्रूवल दिया जाए कैनेडियन इंस्टीट्यूशन को। उनको लेना पड़ेगा ये अप्रूवल इनफैक्ट, कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जब भी एडमिशन देना चाहते हैं तो वो हैजल फ्री होने चाहिए, उनके लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। उसके साथ जो मेन रीज़न है वो है कि इस चेंज को इसलिए लाया जाए कि जितने भी प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फेस करते हैं रिसेंटली, वो ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन की आइडेंटिटी मिलेगी उनको तो वो सॉल्व हो जाएंगे। और ये 2 टायर सिस्टम यूज़ करेंगे, 2 टायर सिस्टम की, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए भी ईजी होगा और यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के लिए भी ईजी होगा। और जो ये रिजल्ट है, ये है एक स्ट्रेटेजिक इमिग्रेशन रिव्यू किया था इन्होंने रिसेंटली, उसके रिजल्ट की वजह से ये हो रहा है, जो कि एग्जामिन किया गया था ISP के थ्रू। एंड देन दे आइडेंटिफाइड फ्यू मेजर कंसर्न्स, जिसमें उन्होंने बात करी बच्चों के कंसर्न्स के बारे में, उनकी वल्नरेबिलिटी कंडीशंस के बारे में, जो स्पेशली एक्सप्लोटेशन के आजकल उनके सुनने को आता है कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या उनके साथ मिस ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो वो सारी बातें जो सामने आ रही है, उन सबको कंसिडर करते हुए IRCC इस चेंज को लेके आना चाहता है। उसके अलावा जो हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एप्लीकेशंस है, मतलब लाइक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा पीक पे हैं, वो बढ़ती चली जा रही है। तो वो उसको भी कंसिडर करना चाहता है कि जितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं
क्या यूनिवर्सिटीज़ उतनी एप्लीकेशंस के हिसाब से उनके पास रिसोर्सेज हैं भी कि नहीं है। और कई जगह पे तो ऐसा है कि अगर 25 सीट्स हैं तो एप्लीकेशन 100 आ रही है। और जब ये लाइसेंस या ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन के अंदर अंडर जब चली जाएंगे आईआरसीसी के थ्रू, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे एक कोटा क्रिएट कर दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख्याल से बेनिफिशियल ज़्यादा रहेगा रादर देन द यूनिवर्सिटीज़। उसके अलावा जो एक नीड है अभी कनाडा में डाइवर्सिफिकेशन की विद रिलेटेड टू द पॉपुलेशन। इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो मोस्ट प्रॉबली एक ही रीजन में इस्टेब्लिश होते जा रहे हैं, और कनाडा चाहता है कि जो स्टूडेंट्स आए इंटरनेशनल वो ऑल ओवर कनाडा में जाए रादर देन कि वो सिर्फ पर्टिकुलरली एक एरिया में जाएं और वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ाते रहे, जिसकी जिसकी वजह से ही अभी पीएनपीज़ में अलग अलग पीएनपीज़ में कनाडा कोशिश कर रही है कि स्टूडेंट्स इधर उधर जाएं। और अगर डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशंस पे एक लिमिट लगा दी जाएगी कि भाई आपने साल में इतने ही बच्चे लेने हैं, तो फॉर एन एग्जांपल बाकी इंस्टीट्यूशंस की तरफ भी बच्चे देखेंगे, स्टूडेंट्स देखेंगे और वो जाना चाहेंगे उनमें भी। तो ओवरऑल कनाडा अपने बारे में भी सोच रहा है और स्टूडेंट्स के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कनाडा की जो मेन ग्रोथ है वो इमिग्रेशन के थ्रू ही होती है। जो मेन रेवेन्यू आता है कनाडा को इमिग्रेशन के थ्रू ही आता है। तो वो कोशिश यही कर रहा है कि जिन जिन बातों को लेके अभी रिसेंटली न्यूज़ में कनाडा रहा है, चाहे वो इंडियन स्टूडेंट्स की वापसी ही क्यों ना हो, या फिर कुछ फ्रॉडलेंट केसेस हो, या फिर कई बार ही बोला जाता है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे आके जॉब नहीं मिल रही है, घर नहीं मिल रहे हैं, हाउसिंग नहीं हो रही। तो इन सारी बातों को जो रिसेंटली चल रही है उन सबको कंसिडर किया जा रहा है। और जहाँ तक बात है हाउसिंग की, तो हाउसिंग की प्रॉब्लम जो अभी अराइज हुई है कनाडा में, वो बेसिकली पूरे कनाडा में अराइज नहीं हुई है, वो पर्टिकुलर कुछ एरियाज में ही अराइज हुई है। और उन बातों को ध्यान रखते हुए आईआरसीसी ने सोचा कि दिस इज़ द टाइम टू टेक अ स्टेप नाउ। इसमें दो चीज़ों की तरफ से डाटा कलेक्ट किया जाएगा। तो देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ डेटा। एक तो पहला आईआरसीसी का खुद का डेटा, जिसमें जितने भी स्टूडेंट वीज़ाज होते हैं या फिर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स होते हैं उनको कंसिडर करेगा, स्टूडेंट कहाँ से आ रहे हैं या स्टूडेंट्स का आउटकम क्या है वो कंसिडर करेगा। और जो सेकेंडरी डाटा होगा, जो सेकेंड पॉइंट पे डाटा लिया जाएगा, वो डीएलआई इंस्टीट्यूशन, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनसे कलेक्ट किया जाएगा, जिसमें आपका स्टूडेंट रिटेंशन रेट, ऑन टाइम प्रोग्राम कंप्लीशन रेट, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम इंटरनेशनल ट्यूशन फीस एंड स्पेंडिंग ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पोर्ट सर्विसेज, या फिर टीचर स्टूडेंट रेशियो। तो अगर मैं सब सारी चीज़ों की बात करूँ जो डीएलआई से लिया जा रहा है, जो इंस्टीट्यूशन से लिया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों से क्लियर हो जाएगा कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्या वो स्टडी करने ही आ रहे हैं, या फिर वो सिर्फ यहाँ पे एक वीज़ा लेके कनाडा में एंट्री लेना चाहते हैं और आगे सिर्फ पीआर पर्पसेस के लिए यहाँ पे स्टेबल होने के लिए आ रहे हैं, या फिर सिर्फ आते हैं एडमिशन्स लेते हैं और मनी माइंडेड हो जाते हैं। क्योंकि इससे पता चल रहा है रिटेंशन रेट कि कितने स्टूडेंट्स अपने आप को रिटेन कर पाते हैं अपने कोर्स के दौरान, मतलब लाइक अपना कोर्स कंप्लीट कर पाते हैं, कितने ऑन टाइम प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं या कितने अपना प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाते और आगे खींच लेते हैं। और इसमें ये भी होता है कि क्या रिजल्ट्स रह रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट्स जो होते हैं मोस्ट प्रॉबली अपनी जॉब्स में इतना बिजी हो जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर जब प्रोग्राम आया जिसमें आपको फुल टाइम वर्क काम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिली, आई वुड से अपॉर्चुनिटी, उसको भी मिस इंटरप्रेट किया गया है। 40 आवर्स की जगह स्टूडेंट्स जो हैं स्टडीज़ पे ध्यान ना देते हुए 50 आवर्स 55 आवर्स वर्क करते चले जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उन्हें अभी लग रहा है कि बेनिफिशियल है, बट एवरीथिंग इज गेटिंग स्टोर्ड इन द डेटा ऑफ आईआरसीसी, बिकॉज लाइक आपके सिन नंबर से सब कुछ अटैच है, आप जितने मर्जी घंटे काम कर लो। तो अभी तक अगर कहीं पे कुछ लूप होल्स थे जो क्लियर नहीं हो रहे थे, और आईआरसीसी अब आगे आने वाले टाइम में उन सब चीज़ों को क्लियर करती चली जाएगी। और 2024 में ये प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया जा रहा है क्योंकि एक टाइम लाइन बता दिया गया है कि इतना टाइम यूनिवर्सिटीज़ को भी दे दिया गया है, उनसे डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, जिसके बेस पे आगे आने वाले टाइम में आईआरसीसी डिसीजंस लेने वाली है। तो आईआरसीसी ने यही बोला है कि 2024 में उनका एक ध्यान है स्प्रिंग के टाइम में लॉन्च करने का। तो जनवरी इनटेक तो वो नहीं करने वाले इसको लॉन्च, स्प्रिंग का जो इनटेक बोला उन्होंने वो आपका मेन टेक होता है। और उन्होंने ये भी बोला है कि इससे रिलेटेड जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो अगर आप 2024 में एक स्टूडेंट के तौर पे यहाँ पर आना चाहते हो, एक स्टूडेंट एस्पिरेंट्स हो, तो आप इस बात का ध्यान रखो कि आने वाले टाइम में जितने भी चेंजेस होने वाले हैं वो चेंजेस आपको कहाँ पे इफ़ेक्ट करते हैं या फिर कहीं पे इफ़ेक्ट नहीं करते। अगर आप आना चाहते हो यहाँ पर और आके आप काम करना चाहते हो, यहाँ पे पढ़ना चाहते हो, तो आपको एक
बैलेंस बनाना पड़ेगा, और वो बैलेंस कैसे बनाना है वो आपको खुद देखना है। तो आई वुड से कि जितने भी नए रूल्स रेगुलेशंस इसको लेके आ रही हैं, प्लीज़ उस पे आप अप टू डेट रहिए, उस पे आप ध्यान देते रहिए। और कोशिश मेरी भी यही रहेगी कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। अभी तक मैंने रिसर्च करके इस टॉपिक पे इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, और इसको भी करने का मेन रीज़न ये था कि मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि 2024 में नया प्रोग्राम आने वाला है, हमने एप्लीकेशन लगाई हुई है 2024 के लिए, हमने अप्लाई कर रखा है, तो उससे हमारी एप्लीकेशन पे क्या इफ़ेक्ट आने वाला है। तो अभी तक ऐसा आईआरसीटीसी कुछ भी क्लियर नहीं करा है कि जो एप्लीकेशन 2024 को लेके प्रोसेस में है उसके साथ कुछ किया जाएगा। बेसिकली अगर मैं बात करूँ जितनी भी ये चीज़ें अभी तक मेंशन करी हैं मैंने, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ हमें इफ़ेक्ट करेगी। बेसिकली वो चेंजेस लाना चाहते हैं यहाँ के इंस्टीट्यूशंस में, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे सीट्स रिजर्व्स करना चाहते हैं, या जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ के इंस्टीट्यूशन से गैदर कर रहे हैं। हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है तो उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मांगी नहीं जिसमें चेंज हो रहा है। तो देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं जो सिस्टम में लूप होल्स हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, ताकि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए, मैं ये बात नहीं करूँगी कि खाली इंडिया से आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या एशिया से आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, नाइजीरिया से भी बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो ओवरऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए ये प्रोग्राम लेके आना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अभी जो रिसेंटली एक पॉलिटिकल इशू बना हुआ है इंडिया और कनाडा के बीच में, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या उसकी वजह से हमारा वीज़ा डिले हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम सब जानते हैं कि आउट ऑफ 62 कॉन्सुलेट्स 40 कॉन्सुलेट्स आर बैक इन कनाडा नाउ, ओनली दिल्ली एम्बेसी जो है वहाँ पर काम ढंग से हो पा रहा है, बाकी की जितनी भी एम्बेसीज थी वहाँ पे काम या तो बंद हो गया है या लिमिटेड हो गया है। तो डेफिनेटली उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग डिले होएगी, लेकिन कनाडा ने ये बात क्लियर करी है कि उसकी वजह से वीज़ा प्रोसेस में उनकी तरफ से कहीं पे भी ढील नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, डील का मतलब ये है कि उनकी तरफ से कि भाई हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं तो हम इस कंट्री के वीज़ा ज़्यादा रिजेक्ट करेंगे, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक डिस्क्लोज नहीं करी गई है। तो अगर आपने अपने वीज़ाज लगाए हुए हैं तो डोंट वरी, आपके वीज़ाज टाइम पे नहीं आते, थोड़ा सा डिले ऊपर नीचे होता है तब भी ठीक है, वीज़ाज ज़रूर आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।